नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हालात को लेकर दुनिया में अपनी प्रोफाइल बढ़ाने का दांव चला है। इसके लिए उसने मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी की एक खास बैठक बुलाई है। अफगानिस्तान में गहराते मानवीय संकट और दहती अर्थव्यवस्था को लेकर आज इस्लामिक देश पाकिस्तान की संसद में जुटे हैं। अफगानिस्तान के हालात को लेकर अब तक ये सबसे बड़ी बैठक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ओआईसी के विदेश मंत्रियों के परिषद के इस असाधारण सत्र में अफगान जनता के साथ एकजुटता दिखाने की अभिव्यक्ति और अफगानिस्तान में गंभीर होती मानवीय स्थिति पर चर्चा का एजेंडा रखा है। तो उधर ठीक इसी समय भारत को विदेश मंत्री एस जयशंकर मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस्लामाबाद में जहां पुलिस मुस्लिम देशों को जमावड़ा लगा रहा है, वहीं भारत में भी मध्य एशिया के मुस्लिम बहुल देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। तो एक प्रकार से यह पाकिस्तान प्रायोजित ओआईसी की बैठक का जवाब है। इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री दिल्ली में आए हैं। इनमें भी क्षेत्र में व्यापार और कनेक्टिविटी के अलावा अफगानिस्तान में हो रहे बदलावों की चर्चा का एजेंडा रखा गया है। इसके साथ ही ईरान में चाहबार बंदरगाह को लेकर भारत और मध्य एशिया के रूट को लेकर चर्चा शुरू होगी। चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान की छवि मोटे तौर पर आतंकवाद को पनाह देने वाले देश की बनी हुई है। इस बात की पुष्टि अमेरिका की आतंकवाद पर ताजा रिपोर्ट के बाद हुई है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हक्कानी नेटवर्क जैसे भारत और अफगानिस्तान पर हमले करने वाले आतंकवादी गुट अभी भी पाकिस्तान की धरती से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। ऐसे में इस बैठक के जरिए पाकिस्तान शायद दुनिया को यह बताना चाहता है कि वो अफगानिस्तान में किसी खास गुट का समर्थन नहीं कर रहा है, बल्कि उसका मकसद वहां के लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है। ऐसा संदेश देकर वो अपने बारे में दुनिया में बनी नकारात्मक राय को बदलना चाहता है। तो पाकिस्तान का क्या ये पैंतरा कामयाब होने वाला है? और जिस तरह से इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देशों को पाकिस्तान एकजुट करने का जो दांव खेल रहा है, क्या वो अपनी छवि सुधार पाएगा? ये भी एक बड़ा विषय होगा। आज इन्हीं कुछ विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सौरभ दुबे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, सुमन शर्मा, रक्षा विश्लेषक। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुमन जी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जो पाकिस्तान ने तमाम इस्लामिक देशों के साथ बैठकर के चर्चा शुरू की है और उसका उद्देश्य ये उसने बताया है कि जो अफगानिस्तान में स्थितियां बिगड़ रही हैं, कैसे वहां के हालातों को सुधारा जाए, कैसे वहां की जो आर्थिक व्यवस्था हैं उनको सुधारा जाए, और महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर के भी उसने बात कही है। लेकिन पाकिस्तान के मुंह से क्या इस तरह की बातें अच्छी लगती हैं? और क्या पाकिस्तान वाकई अपनी छवि सुधारने के लिए इस तरह का आयोजन कर रहा है? देखिए, आपकी बात ठीक है कि ये जो मीटिंग आज इस्लामाबाद में हो रही है ये कोइंसाइड कर रही है कि जो मीटिंग फेडरेशन कंट्रीज के साथ जो हो रही है। तो जो 5 देश इंडिया ने जो इनवाइट करे हैं वो पहले से तय है, और इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया में मीटिंग कर रहे हैं वो वहाँ नहीं गए, वो वहाँ गए। तो ये एक तरह का कोइंसिडेंस है या ये जान के मतलब आज ही के दिन ये मीटिंग बुलाई गई है? इस तरह के पैंतरे पहले भी पाकिस्तान कर चुका है। जब एनएसए डोवल ने सभी देशों की मीटिंग बुलाई थी यहाँ 1-2 महीने पहले अफगानिस्तान को लेकर, एक स्पेशल मीटिंग इस्लामाबाद में बुलाई गई थी स्पेशल ऑनवॉइस की अफगानिस्तान को लेकर। तो ये एक तरह से पाकिस्तान की कोशिश है कि वो दिखाए एक स्टेबिलिटी लाना खाना चाहता है, और इस्लामिक नेशंस के अंदर जिस तरह से एक तरह का लीडरशिप रोल डिप्लोमेसी को लेकर जिस तरह पाकिस्तान बार बार कोशिश कर रहा है इतने दिनों से जब से वहाँ तालिबान रूल स्टार्ट हुआ है। तो ये जो उनकी कोशिशें हैं, मगर सब देश और स्पेशली ये सब देश भी इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान की अभी उनका क्या मकसद है। यहाँ वो अपना बैकयार्ड समझकर, और जिस तरह उन्होंने इतने सालों से अफगानिस्तान में जो हरकतें करी हैं, वहाँ जिस तरह की उन्होंने जिस तरह तालिबान को ट्रेन करके इस तरफ भेजा, और आज उसका नतीजा सारी दुनिया जो भुगत रही है।
तो ऐसी वाली जो कोशिशें हैं जो सिर्फ कॉस्मेटिक हैं, ऊपर सिर्फ दिखाई देने वाली जो कोशिशें हैं, इनसे कुछ मसला हल नहीं होगा। ऐसी वाली जो कोशिशें हैं, इनसे कुछ बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि तालिबान के साथ क्लियरली सभी बड़े कंट्रीज ने और यूएन ने भी बोला है कि वो उन्हें तभी रिकग्निशन देंगे जब वो सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। तो ये वाली मीटिंग्स का क्या मकसद है, क्योंकि वहाँ कोई भी काम रुक नहीं रहा है। जिस तरह वायलेंस फैल रहा है, औरतों के साथ जिस तरह हरकतें हो रही हैं अफगानिस्तान में, तो इतने महीनों में भी कुछ देखा नहीं जा रहा है कि वहाँ कोई चेंजेस आ रहे हैं। और पाकिस्तान अगर इतना ही ताकतवर था कि वो कुछ लीडरशिप रोल इस रीजन में प्ले कर सकता है, तो उनका भी कोई दिखाई नहीं दे रहा कि कोई सक्सेस उन्हें मिली है कि वो कोई चेंजेस लेकर आ पाए। तो ये सिर्फ एक ऊपरी दिखावे वाली बात है। हाँ, मतलब इसको हम एक दिखावा ही मान सकते हैं कि पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जो दुनिया में शांति फैलाने के लिए एक संदेश दिया जाता है। जिस तरह से भारत की एक छवि रहती है कि भारत अगर अपने पड़ोसियों की मदद करता है, किस तरह से भारत की जो छवि है उस तरह की छवि बनाने की जुगत में लग रहा है, लेकिन ये शायद वो कामयाब होने वाला नहीं है। सौरभ दुबे भी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आप किस तरीके से इस बैठक को देखते हैं, क्योंकि भारत भी एक पहल कर रहा है। भारत ने भी कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जो छोटी इस्लामिक कंट्रियां हैं, उनको लेकर के बातचीत शुरू की है, उनके साथ बैठकें कर रही है, और वहां पर उन लोगों को किस तरह से और सुव्यवस्थित किया जाए उसके लिए भी भारत प्रयास करने की जुगत में है। वहीं ठीक उसी समय पाकिस्तान भी एक बैठक कर रहा है। क्या समझा जाए दोनों बैठकों को? दिनेश, पाकिस्तान का ये जो पैतरा है वो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बेहद ही हास्यास्पद है। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान इस्लामिक देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा हो। इससे पहले भी पाकिस्तान ऐसी कई सारी नाकामयाब कोशिशें करता रहा है। कई बार कश्मीर मसले का गाना भी गा चुका है, लेकिन वहां जब पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली तो उसके बाद पाकिस्तान ने ये एक नया पैतरा शुरू कर दिया। हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा मोटे तौर पर लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि सभी दुनिया के जो देश हैं, उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि धर्म के आधार पर देश नहीं चलाए जाते। देश चलते हैं अर्थव्यवस्था से, नीति से, कुशलता से। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके आका हमेशा ये सपना देखते रहते हैं कि केवल इस्लाम के नाम पर देश चल जाएगा। इस्लाम के नाम पर देश नहीं चलेगा और ना ही कोई देश एकजुट होंगे, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं और भी कई सारे ऐसे देश हैं। तुर्की के अलावा अभी तक कोई बहुत अच्छा देश ऐसा नहीं हुआ है जिससे पाकिस्तान के बहुत ही मधुर संबंध हो। और तुर्की से भी स्वार्थ के संबंध पाकिस्तान के बने हुए हैं। पाकिस्तान से इस्लामिक देशों के संबंध केवल कर्ज मांगने तक ही सीमित हैं, क्योंकि जब उसे आवश्यकता पड़ती है तो वो चाइना के पास कर्ज मांगता है, जब पाकिस्तान को आवश्यकता होती है तो वो सऊदी के पास से कर्ज मांगता है। और एक बड़ी बात, अगर पाकिस्तान इस्लामिक देशों का इतना ही शुभ चिंतक है तो बड़ा सवाल ये है कि भारत जो मदद अफगानिस्तान को देना चाहता था उसमें पाकिस्तान ने क्यों रोड़े अटकाए। दूसरी एक बात, क्यों भारत की और यूएई के बीच की जो फ्लाइट है उसे पाकिस्तान ने एयर स्पेस देने से मना किया, कि वो भी एक इस्लामिक देश के लिए फ्लाइट जा रही थी भारत से, और भारत के मुसलमान भी उसमें जा रहे थे। तो पाकिस्तान कोई मुसलमानों का शुभचिंतक नहीं है, और पाकिस्तान के जो आका है, जो रहनुमा है, वहां के आर्मी के, सेना के जो प्रमुख पदों पर रहे हैं, उनके बारे में ये बात स्पष्ट हो चुकी है। दुनिया की कई एजेंसियों की रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी कितने भ्रष्ट हैं। उनके अमेरिका में बड़े बड़े बंगले हैं, अरबों रुपए की संपत्तियां हैं, और वो कहां से आई? सवाल ये है, वो पाकिस्तान की जनता से लूटी हुई कमाई है। और यही बात है कि कभी पाकिस्तान में सेना और जनप्रतिनिधियों के बीच में विवाद होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, और अलग अलग तरह से अपनी आंतरिक समस्याओं को छुपाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा खड़े किए जाते हैं। और दुनिया भी अब इस बात को बेहद अच्छी तरह से समझने लगी है। अमेरिका हो या रशिया हो, दोनों ही देशों से
भारत के बहुत मधुर संबंध हैं। चाइना में भी जो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुई उसको लेकर बातचीत जारी है, लेकिन चाइना एक स्टैंड पर कायम रहता है। चाइना धर्म की बात नहीं करता, चाइना व्यापारिक बात करता है, लेन देन की बात करता है। और सीधी सी बात यह है कि चाइना बेहद स्वार्थी देश है। सभी देश स्वार्थी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से सभी के स्वार्थ जुड़े हुए हैं। व्यापारिक गतिविधियां जारी करने के लिए, हथियारों के लेन देन के लिए आपसी समझौता जरूरी है। दुनिया को एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में लाना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि केवल मुसलमान के नाम पर वो लोगों को एकजुट कर सकता है और उनसे खैरात ले सकता है, तो ये बेहद ही बड़ी गलतफहमी है, हास्यास्पद है। और एक बार पाकिस्तान की जनता को भी इस पर विचार करना चाहिए। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में किस तरह आजादी को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। पाकिस्तानी जनता भी धीरे धीरे समझने लगी है कि उनके जनप्रतिनिधि हो, उनकी आर्मी के अधिकारी हो, उनके साथ लूट खसूट करने पर आमादा है। बिल्कुल, और यही स्थिति है कि जो बलूचिस्तान है वहाँ पर कुछ हद तक विरोधाभास भी बहुत ज़्यादा पैदा होने लगा है और वो चाहते भी हैं कि कोई उनकी मदद करे और उनको वहाँ से मुक्त कराए, क्योंकि ये स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। सुमन मैम, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि जिस तरह से क्या अफगानिस्तान के पास केवल एक ही विकल्प है कि पाकिस्तान उसकी मदद करे, या पाकिस्तान ही उसका आका बनकर रह गया है? और क्या लगता है जिस तरह से ये इस्लामिक जो बैठकें की जा रही हैं, क्या चीन इसमें अपनी जगह बनाने की प्रयास में रहेगा? क्योंकि चीन ने काफ़ी वहाँ पर इन्वेस्ट चीन भी कर रहा है और वो पाकिस्तान के जरिए ही अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि पहले भारत भी कर रहा था, लेकिन अब भारत के उतने बेहतर अभी स्थिति में नहीं है। हालांकि आगे प्रयास करेगा भारत, जो उसने अपने प्रोजेक्ट वहाँ शुरू किए थे उनको किस तरह से क्या दोबारा से शुरू करवाएगा या किस तरह की स्थिति बनेगी वो देखने का विषय होगा। लेकिन क्या इस आड़ में चीन अफगानिस्तान पर अपना कुछ ज़्यादा दबदबा बना पाएगा? देखिए, चाइना का इंटरेस्ट शुरू से ही उस एरिया में था और वहाँ के जरिए पूरे रीजन में एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक डेट की जो डिप्लोमेसी वो उनको पहले से इंटरेस्ट है। और एक्चुअली जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं वहाँ काफी मिनरल रिसोर्सेज रिच एरिया है वो, तो चाइना का पहले से ही वहाँ, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ से अपना मिशन भी नहीं हटाया था जब जी जी सुमन मैम, आपकी आवाज़ सही तरीके से हमें नहीं मिल पा रही है। मैं टीम से कहूँगा कि एक बार फिर से सुमन मैम के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करें, जिससे कि हम बेहतर आवाज़ आ पाए। सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, जिस तरह से अगर इस पूरे मसले को देखें, जो मैंने सवाल अभी सुमन जी से किया कि क्या चीन इस जुगत में है कि पाकिस्तान के जरिए वो वहाँ तक पहुँचे, और क्या पाकिस्तान इसमें एक दलाली का काम कर रहा है? दिनेश, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि चीन अपने षड्यंत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। चीन का सदा से ये षड्यंत्र रहा है कि किसी भी देश में जाया जाए और वहां कर्जा दिया जाए, वहां अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जाए और धीरे धीरे उस देश की इकोनॉमी को अपना गुलाम बना लिया जाए। तो चीन की जुगत कोई नई बात नहीं है और पाकिस्तान अभी अक्षम है, जिसे हम कहेंगे कि आर्थिक रूप से इतना अक्षम है कि दिन प्रतिदिन पाकिस्तान का कर्जा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के प्रति व्यक्ति कर्ज में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है, टैक्स बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और लोगों की हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो फिलहाल पाकिस्तान के सामने संकट ये है कि वो अपने देश को संभाले। पाकिस्तान किसी दूसरे देश में जाकर विकास कार्य नहीं कर सकता। और रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान पर किसी एक या दो देश की नजर नहीं है, अमेरिका भी नजर बनाए हुए है, रशिया भी नजर बनाए हुए है और दुनिया की समस्त महाशक्तियों की नजर अफगानिस्तान पर बनी हुई है। कारण एक है, कारण ये है कि ऐसा ना हो कि कहीं अफगानिस्तान में आतंक और बढ़ती दहशतगर्दी से दुनिया के दूसरे देश भी झुलसने लगे।
कोई नहीं चाहता कि आतंक बढ़े और सभी की मंशा है कि आतंक का खात्मा किया जाए, अगर पाकिस्तान जैसे एक दो देश को छोड़ दें तो। बिल्कुल, और सही बात मजबूरी है। में और आके इसी वजह से सभी लोग अभी अपनी नज़र भी बनाए रखे हैं और गतिविधियों पर भी नज़र बनाए रखे हैं कि ये क्या स्टैंड ले रहे हैं, किस तरह के कार्यकलापों में शामिल हो रहे हैं। सुमन मैम हमारे साथ दोबारा से जुड़ गई हैं। सुमन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो रीजन मिनरल रिसोर्सेज से काफी रिच है, तो वो पहले से ही चाइना का एक इन्वेस्टमेंट से था। और सीपेक को जिस तरह लेकर आ रहे हैं सेंट्रल में अपनी पकड़ बनाने के लिए, तो पाकिस्तान उसके रास्ते में बीच में इम्पोर्टेंट पार्टनर बना हो का, तो चाइना पाकिस्तान को एक उस रूप में चमकाएंगे। के जरिए जी मैम, आपकी आवाज़ फिर से हमें सही तरीके से नहीं आ पा रही है और मैं टीम से कहूँगा कि लगता है कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से इस तरह की समस्याएं होती हैं। नेटवर्क सही से नहीं आ पाते हैं तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से भी ये समस्याएं होती हैं। एक बार फिर से जुड़ने की हम प्रयास करते हैं। सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, अगर हम इस विषय को लेकर के जो चर्चा कर रहे हैं इस पर और अगर थोड़ा सा पीछे जा कर के देखें, जिस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान में इतना बड़ा इन्वेस्ट किया था, इतनी सारी सेना ला के रखी थी और अपना इतना साजो सामान वहाँ स्थापित कर दिया था और इतने लंबे समय तक वो वहाँ बना रहा, लेकिन एकदम ऐसे अमेरिका का उसको छोड़कर जाना, और क्या अब अमेरिका वहाँ वापसी की तरफ नहीं देख रहा? क्योंकि ये तो हो नहीं सकता और ये कोई स्वीकार भी नहीं कर रहा है कि अमेरिका वहाँ से हार मान के गया है। हार मान के तो नहीं गया है, लेकिन क्या इसके पीछे फिर कुछ और षड्यंत्र हो सकते हैं कि क्योंकि इतनी जगह इतनी लंबे समय तक वो वहाँ पर रहा है तो कुछ ना कुछ उसने अपनी व्यवस्था तो वहाँ बना रखी होगी। दिनेश, आपने बहुत ही अच्छी बात की और बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया, क्योंकि आमतौर पर यह सवाल उठाया नहीं जा रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया में मैंने कई बार देखा। प्रमुख सवाल यह है कि अमेरिका जैसा बड़ा देश, दुनिया की महाशक्ति, एक देश में इस तरह से जाती है और रातों रात इतने वर्षों के बाद गायब हो जाती है, तो क्या दूरदर्शिता की कमी रही? बिल्कुल नहीं। अमेरिका जैसे थिंक टैंक के पास दूरदर्शिता की कोई कमी नहीं, लेकिन अमेरिका ने जो सब कुछ किया निश्चित तौर पर उसके पीछे गहरे कारण हैं। अगर हथियार वहां हैं तो हथियार वापस क्यों नहीं लेकर गई सेनाएं? ये एक प्रमुख सवाल है जिस पर बहस होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बहस होनी चाहिए और अमेरिका से ये पूछा जाना चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि अभी हालात इस तरह के नहीं कि अमेरिका से कोई इस तरह सवाल पूछ सके, और जल्द ही मुझे लगता है कि इस मामले में और भी तथ्य सामने आएंगे। बिल्कुल आएंगे और ये एक ऐसे छोड़ के जाना वाकई एक संदेह का घेरा खड़ा करता है, लेकिन अपनी कुछ ना कुछ उसने व्यवस्थाएं जरूर कर रखी होंगी या अपनी नज़र ऐसी अभी भी बनाए हुए है कि अगर कुछ भी ऐसी हरकत होती है जो उसे लगता है कि वहाँ वो लाभ ले सकता है, उस मौके पर वो फायदा जरूर लेना चाहेगा। सुमन मैम हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। सुमन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, वो सीपेक और बीआरआई की हम लोग जो बात कर रहे थे, तो उनका वो जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उसके जरिए से वो अपनी पकड़ को थोड़ा मजबूत है। मतलब इसीलिए पाकिस्तान को चाइना एक पार्टनर के रूप में देखता है कि उसकी रीजन में एक लीडरशिप रोल बनाने के लिए चाइना कोशिश ही रहेगी कि वो दूर तक जाए और अफगानिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज है और मिनरल्स है उनका एक्सप्लोरेशन हो। तो वो इसीलिए यहाँ तक मतलब अफगानिस्तान में वो चाहते हैं उनके पैर मजबूत हों और पाकिस्तान इस बात में मदद करेंगे क्योंकि इतने देश के वहाँ तक पहुँचाने में चाइना की मदद करेगा। तो ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और डेट डिप्लोमेसी जो करता है चाइना देश के साथ, अब वो
ये इंस्टेबिलिटी की एक बहुत है। अगर इंस्टेबल रहेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो ये वाली चीज, इसका खतरा हमेशा रहेगा, क्योंकि ये कभी नहीं हमें देंगे। और अगर अफगानिस्तान में बात नहीं होगी ग्लोबल कम्युनिटी की और यूएन की, जिस तरह वो चाहते हैं जिन शर्तों पर, अगर वो उस तरह अपने अंदर बदलाव लेकर तो उसको मिलेगी। तो ये वाली चीज इसका खिलाफ तालिबान की बहुत करना है। कि इस समय अफगानिस्तान में तालिबान के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि दुनिया में यूएन की मान्यता तालिबान को कैसे मिले, और इस समय तालिबान कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाएगा और ना ही पाकिस्तान का साथ देगा। पाकिस्तान के मंसूबे तालिबान का साथ लेकर भारत पर दबाव बनाने के थे और वो मंसूबे नाकामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी फौज नहीं कि पाकिस्तान भारत से टक्कर ले सके। पाकिस्तान की फौज भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा छोटी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए तो पाकिस्तान बेहद ही छोटा मुल्क है, और उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लिया जा सकता है कि भारत का रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है और पाकिस्तान का रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है। जाहिर तौर पर भारत का रुपया पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत है, इसलिए भारत भी पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि ये युग अर्थव्यवस्था का युग है और हथियार भी कोई किसी को मुफ्त में नहीं दे देता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी सही है। आर्थिक तौर पर भी आप कितने मजबूत हैं ये चीज भी एक देखनी पड़ती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही एक आपकी वैल्यू भी होती है कि आप कितने सक्षम हैं, क्या आप जो चीज़ें ले रहे हैं उनको संभाल पाएंगे, उनको मेंटेन कर पाएंगे। ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से एक सवाल और आ रहा था दिमाग में कि अगर जो चाइना प्रयास कर रहा है, अभी कल हमने एक इस कार्यक्रम चलाया जिस कार्यक्रम में बताया कि श्रीलंका का एक मंदिर है, हिंदू मंदिर, जहाँ पर चीनी दूतावास के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं, राजदूत वहाँ पहुँचते हैं और धोती त्रिपुंड लगा के, माला लगा के, प्रसाद लेके पूरा हिंदू मंदिर में हिंदू परंपरा के तरीके से वहाँ पहुँचते हैं। और ये कयास लगाया जा रहा था कि वहाँ के जो मछुआरे हैं, जो तमिल समुदाय से आते हैं, हिंदू समुदाय से आते हैं, उनको अपने उनको उनसे बातचीत भी की, उन्होंने कुछ गिफ्ट्स भी उनको दिए, मछली पकड़ने के तरीके भी उनको बताए, और वहाँ पर उद्योग स्थापित करने की बात चल रही है। तो एक तरफ से श्रीलंका को लेकर समुद्री क्षेत्र हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, दूसरी तरफ लगातार उसके प्रयास नागालैंड में भी घुसपैठ करने के रहते हैं। तीसरी चीज़, जिस तरह से LOC पर भी वो तमाम प्रयास कर रहा है, अपना कॉरिडोर बना रहा है, और अब जो पाकिस्तान इस्लामिक देशों के साथ बैठ कर के बात कर रहा है अपनी अफगानिस्तान की भलाई के लिए, उसमें भी ये कोशिश उसकी रही होगी, शायद चाइना ने उसी से कहा होगा कि आप बैठक करिए और इनको समझाइए कि इनकी मदद हम कर सकते हैं और इसके जरिए हम अफगानिस्तान में भी प्रवेश करेंगे। तो चौतरफा घुसने का प्रयास है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका उसकी घेराबंदी कर रहा है तो उसको भी ऐसा लग रहा है कि अब मुझे भी कोशिश करनी है, और मैं भी जब अगर घेराबंदी करता हूं, और खास करके भारत की अगर घेराबंदी करता हूं, तो शायद ये मेरे हित में हो सकता है। उसी में उसको लेकर के ये प्रयास में और उसी कड़ी में भी उसको इस कदम को देखा जा रहा है। फिलहाल वक्त की समाप्ति है, वक्त ज़्यादा नहीं है हमारे पास, नहीं हम इस विषय पर और चर्चा करते। दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दी, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।